हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 11 तक समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ सवालों के बारे में, एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों के बारे में, और इसके अलावा उस पर आधारित जितने भी एमसीक्यू है, मतलब ये एमसीक्यू की सीरीज है, इसमें एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं उनके भी एमसीक्यू के रूप में आपको मिल जाएंगे। आपकी जो किताब है, जो आपकी स्टेट बोर्ड की है, वो भी इसमें कवर हो जाएगी। तो आपको यहाँ कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस लेक्चर को देखना है। चूंकि आप शंकु परिच्छेद पढ़ चुके हैं तो शंकु परिच्छेद के एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी सहयोगी होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शंकु परिच्छेद के एमसीक्यू के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, शंकु परिच्छेद का मतलब है एक शंकु को भिन्न भिन्न कोणों से किसी तल के द्वारा काटना, तो अलग अलग आकृति बनती है। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं, एक वृत्त बनता है, एक बिंदु बनता है, एक रेखा बन सकती है, दो रेखाएं बन सकती है जिन्हें हम रेखा युग्म कहते हैं, एक वृत्त बन सकता है, परवलय बन सकता है, अति परवलय और दीर्घवृत्त बन सकता है। मतलब इस तरह के शंकु को हम जितना काटते जाएंगे उतनी अलग अलग आकृति बनती जाएगी। बात करेंगे इस पर आधारित कुछ सवालों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू पार्ट 1 कक्षा 11वीं शंकु परिच्छेद अध्याय नंबर 11। यदि रेखा इस वृत्त का एक व्यास हो तो क्या होगा। मतलब सवाल है कि एक रेखा है x प्लस 2y या 2by प्लस 7। अब ये जो सब बिंदु है ऐसा कुछ, ये इसका व्यास है x प्लस 2by प्लस 7 बराबर 0। और ये जो वृत्त है इसका समीकरण दिया हुआ है x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 6x प्लस 2y बराबर 0। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 3 -5 -1 और 5। तो देखिए किस तरह से इसे हल करेंगे। चूंकि वृत्त का जो व्यास होता है वो केंद्र से गुजरता है, इसलिए अगर इस वृत्त का केंद्र पता चल जाए तो मैं इस रेखा के समीकरण में रख दूंगा, क्योंकि ये रेखा केंद्र से गुजर रही है। अब किसी भी वृत्त अगर उसका समीकरण ऐसे दिया हो, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx, यहां ये चीज समझने की है, प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मतलब वृत्त के समीकरण में एक पद होता है जो x का वर्ग होता है, दूसरा पद जो होता है वो y का वर्ग होता है। और यहाँ x और y के जो गुणांक है, या x के वर्ग और y के वर्ग का गुणांक सदैव एक रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा होता 5x का वर्ग, तो हम पूरे समीकरण को 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों के गुणांक बराबर भी होते होंगे तो भी अपन भाग देके एक एक बना सकते हैं। अब इसका जो केंद्र है वो बड़ा सिंपल है। x के वर्ग को छोड़कर x के आगे कोई संख्या लिखी है और y के आगे कोई संख्या लिखी है, तो इसका जो केंद्र होता है वो होता है -g, -f। मतलब कैसे निकालें, जो संख्या x के आगे लिखी है उसका आधा कर दो, 2g का आधा g, आगे माइनस लगा दो। जो संख्या f के y के आगे लिखी है उसका आधा करके माइनस लगा दो। और इसकी त्रिज्या भी अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, त्रिज्या में कोई दिक्कत नहीं है। ये g और f आपने जो निकाले हैं इनका वर्ग करके उसमें से c घटा दो। तो चलिए इस सवाल के बारे में बात करते हैं। त्रिज्या से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें केंद्र निकालना है। तो केंद्र क्या होगा, ये वाला बिंदु। x के आगे जो लिखा है उसका आधा करके ऋणात्मक, यहाँ -6 लिखा है, -6 का आगे -3 और उसका ऋणात्मक 3। y के आगे 2 लिखा है, उसका आधा 1, आगे ऋणात्मक करना पड़ेगा -1। तो इस वृत्त का जो केंद्र है वो 3,1 है। अब ये 3,1 इस रेखा से गुजर रहा है, मैं रेखा 3,1 से गुजर रही है, तो x की जगह 3 और y की जगह आपको -1 रखकर हल कर देना है बस। ठीक है, तो 3 और 7 10, उधर गए तो -10, तो -2b बराबर -10, b का मान 5। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही है। सही है, तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 4 करेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। समझ में आया ना, नहीं आया तो बता देना। ठीक है, यदि एक वृत्त जिसका केंद्र 1,-3 है और यह त्रिज्या 3 और यह रेखा 3x - 4y - 5 को स्पर्श करता हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए एक वृत्त है जिसका समीकरण अब नहीं दिया हुआ है,
ये केंद्र है 1,-3 और ये किसी रेखा को स्पर्श कर रहा है। मान लेते हैं रेखा जो है वो ऐसी है 3x - 4y - 5 = 0। अब चूंकि ये स्पर्श कर रहा है तो अपन इसे स्पर्श रेखा कह सकते हैं। ये वृत्त की ये स्पर्श रेखा है और हम जानते हैं कि अगर हम मूल बिंदु से किसी भी वृत्त पर या किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो वो या कोई इसको जोड़ते हैं तो वो 90 डिग्री पर कनेक्ट करता है। क्या ये बात ठीक है? और यहां से अगर ये बिंदु O है और ये बिंदु A है तो O से A की दूरी ही आपकी त्रिज्या होती है। अगर मैं मूल बिंदु से स्पर्श बिंदु को जोड़ता हूं तो ये A जो है वो स्पर्श रेखा और वृत्त का स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो OA निकालना है हमको। एक बात बताइए, क्या OA, अब वृत्त को भूल जाओ, क्या OA बिंदु O से रेखा 3x - 4y - 5 की दूरी है? बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, हम इस बिंदु से इस रेखा की दूरी का सूत्र लगा देंगे। किसी बिंदु से रेखा की दूरी कितनी होती है? तो बड़ा आसान है निकालना। रेखा के x समीकरण में जो x और y है वहां ये x और y रख दो, मतलब x की जगह 1 और y की जगह है -3 और ये -5 और फिर कुछ नहीं, इसमें x और y के जो गुणांक है उनका वर्ग कर दो जोड़ के, ऐसा कुछ, ठीक। तो r का मान 3 + 12 - 5/5, 12 3 15 -5 10, 10/5 2। तो इस वृत्त की त्रिज्या आनी चाहिए 2 इकाई। विकल्प नंबर 1 डन है। सो यहां पर विकल्प नंबर क सही है। तो देखिए यहां पर वृत्त में भी आपको सरल रेखा के सूत्र बड़े काम देंगे और देंगे यार, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, यदि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो क्या होगा? अब देखिए अगर कोई भी वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है ना, तो ये x अक्ष है और ये वृत्त है। अब ये कहाँ स्पर्श कर रहा है ये हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, कैसे कर रहा है ये भी परेशान नहीं होना है, x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, बस इतना पता है। तो अगर ये वृत्त है और ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं यहां से लंब डालता हूं x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो मान लीजिए इसका जो केंद्र है वो -g, -f है। अपन ने पढ़ा था कि अगर ये समीकरण होता है तो x के आगे जो लिखा उसका ऋणात्मक करके आधा, y के आगे जो लिखा है उसका ऋणात्मक करके आधा केंद्र हो जाता है, तो -g - f। अब यहां से यहां की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है बिल्कुल होती है। और उसके बाद अगर कोई एक बिंदु है, जैसे मान लीजिए ये a, b है, अगर आप इस पे लंब डालोगे तो ये जो बिंदु आना चाहिए ये आएगा a, 0 के बराबर। तो अगर ये बिंदु O है तो यहां एक बिंदु होगा a नाम का जो कि आएगा -g, 0, मतलब x अक्ष पर यह बिंदु -g, 0 होता है। हालांकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार आपकी परीक्षा के हिसाब से बता देता हूं याद रखने के लिए। अगर ऐसा है तो क्या मैं a से b की दूरी लिख सकता हूं? हाँ जी सर, क्या आएगी? a से b की दूरी यहां से यहां की दूरी होती है सिर्फ -g से -g गया 0, 0 से f गया, इसके वर्ग का वर्गमूल तो f आ जाएगा। और ये बात अपन वैसे भी जानते हैं कि अगर a, b नाम का एक बिंदु है, अगर a, b नाम का एक बिंदु यहां है तो x अक्ष से उसकी दूरी b के बराबर होती है या b के मापांक के बराबर होती है। AB मिला। AB मिलने के बाद अब आप एक बात बताइए, पर हमने तो ये पढ़ा था कि त्रिज्या जो है वो g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c के वर्ग के बराबर होती है। हमने तो ये पढ़ा था ना कि जो त्रिज्या है वो g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c का वर्गमूल होती है। अगर ऐसा है तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होनी चाहिए तो g का वर्ग f का वर्ग माइनस c का वर्ग या माइनस c पूरे का वर्गमूल f के बराबर होना चाहिए। सरल करने पर या वर्ग करने पर ऐसा कुछ, या फिर g का वर्ग माइनस c बराबर 0 या g का वर्ग बराबर c। तो अगर कोई रेखा या कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो g का वर्ग बराबर c होना चाहिए, पहली बात। यदि कोई वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है तो f का वर्ग बराबर c होना चाहिए। क्या ये बात ठीक है?
अगर कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो g का वर्ग c के बराबर, यदि कोई वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है तो f का वर्ग बराबर c। तो ऑप्शन नंबर ख यहां सही है, जो कि सही भी है। डन। चलिए, ये दो रिजल्ट है स्टैंडर्ड। अगर कोई वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, अगर कोई वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो कहानी क्या होगी? तो हम g बराबर f नहीं बोल सकते। हमेशा दोनों अक्षों को स्पर्श करने में ये बोल सकते हैं कि g और f का मापांक समान होना चाहिए। चलिए, खैर कोई बात नहीं, पर उसमें भी एक कंडीशन और भी है। ठीक है, बातें ऐसी बहुत सारी होगी, डिस्कशन धीरे धीरे सवालों के माध्यम से करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 4, उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा जिसकी त्रिज्या a इकाई है। अब यदि कोई वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है मतलब ये x अक्ष होगा, y अक्ष होगा, और आपके सामने ये कहीं ना कहीं एक वृत्त होगा जो इन दोनों अक्षों को कहीं किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहा होगा। इसकी त्रिज्या a इकाई है। तो अगर त्रिज्या a इकाई है तो सोचो, ध्यान से सोचना। अगर त्रिज्या a इकाई है तो मैं लिख दूं कि यहां से यहां की दूरी जो है वो त्रिज्या है, और यहां से यहां की दूरी भी त्रिज्या है। अगर त्रिज्या a इकाई है तो मैं लिख सकता हूं कि अगर ये a इकाई है तो ये भी a इकाई है, तो ये बिंदु जो है इसकी मदद से a, 0 होना चाहिए और इसकी मदद से 0, a होना चाहिए। तो इसका केंद्र a, होना चाहिए। कितना? a, a। ठीक, इसका केंद्र a, a होगा, और ये हमेशा होगा अगर कोई वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो। ठीक, अब आगे क्या है? इतना होने के बाद जो त्रिज्या है वो भी a के बराबर है। तो अगर आपको किसी वृत्त का मूल बिंदु या वृत्त का केंद्र पता है और वृत्त की त्रिज्या पता है, हमें पता है कि यदि वृत्त का केंद्र h, k है और त्रिज्या उसकी r है, तो वृत्त का समीकरण x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग बराबर r का वर्ग होता है। तो हमने x की जगह, h की जगह भी a और y की, k की जगह भी a रखा और त्रिज्या की जगह भी a रख दिया। यहां h, k के बराबर भी a, a है और r की जगह पर भी a है। तो x माइनस a का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग बराबर a का वर्ग, और y माइनस k की जगह भी आप a ही लिखेंगे। डन है क्या? तो यार ये मिलेगा x का वर्ग माइनस 2ax प्लस a का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2ay प्लस a का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो a के वर्ग से a का वर्ग कटा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a का वर्ग बराबर 0। x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2ay माइनस 2ax प्लस a का वर्ग बराबर 0, ऐसा विकल्प नंबर क में है। बाकी सब में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट है। चिंता की बात तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, उम्मीद मैं भी यही करता हूं। यदि कोई वृत्त इन 3 बिंदुओं से गुजरता है तो उसका केंद्र कितना है? देखो यार, अब मैं आपको कक्षा 10वीं में लेकर जाता हूं। पहले तो इन तीनों बिंदुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? 0, 0, a, b और 0, b। एक वृत्त है जो 3 बिंदुओं से गुजर रहा है। एक तो ये 0, 0 है, 0, 0 को मूल बिंदु कहा जाए। अब दूसरा बिंदु a, b है या a, 0 है, और तीसरा 0, b है, और ये 0, 0 है। अब यार मैं जानता हूं कि यदि मैं a और b को कनेक्ट कर देता हूं ऐसा, अगर ये बिंदु a है और ये बिंदु b है और ये o बिंदु कह देते हैं, तो ये जो कोण कितना है, ये जो कोण है वो कितना है? ऐसा मतलब 90 डिग्री है। अब 10वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि यदि कोई वृत्त है और उसका व्यास है, अगर मैं व्यास के अंतिम बिंदु से वृत्त के किसी भी बिंदु को जोड़ता हूं, चाहे वो बिंदु कहीं पर भी हो, वृत्त पर होना चाहिए बस, किसी भी दिशा में हो फर्क नहीं पड़ता, ये सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है।
तो अगर ये ए और बी बिंदु को जोड़ने से ओ बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो सीधी सीधी बात है ए बी जो है वो व्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यास। क्योंकि यहां पर आप ये ए बिंदु मान लो, ये बी बिंदु मान लो और ये ओ बिंदु मान लो, तभी ए बी व्यास है। तो अगर आपको केंद्र चाहिए तो व्यास का मध्य बिंदु केंद्र है ना, तो इसका मध्य बिंदु ही केंद्र है। तो भाई साहब अगर मध्य बिंदु केंद्र है तो a, 0 को 0, b में, 0, b बटा 2। सो फाइनली a बटा 2 और b बटा 2 हमारा जवाब होना चाहिए। तो a बटा 2, b बटा 2 ऑप्शन नंबर ग सही है और ये सही भी है। ये एक तरीका है और हम इसे ही फॉलो कर ले तो बेटर है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की, अगर ऐसा आपको परीक्षा में सवाल मिलता है तो आप इसको ऐसे हल कर देंगे, चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ये वृत्त किसको स्पर्श करता है? एक्स अक्ष को स्पर्श करता है कि वाई अक्ष को स्पर्श करता है, या एक्स तथा वाई दोनों अक्षों को स्पर्श करता है? तो अगर कोई भी बिंदु, कोई भी वृत्त एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर कोई एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो g का वर्ग बराबर c होगा, और अगर y अक्ष को स्पर्श करता है तो f का वर्ग बराबर c होगा। ऐसे ही होगा। तो देखो यहां पर आपने देखा कि g, f और c क्या है। पहले तो g मतलब अगर आप जो x के आगे लिखा है उसका आधा करके ऋणात्मक कर दो, f जो यहां y के आगे लिखा है उसका आधा करके ऋणात्मक कर दो, और c का मतलब तो 4 है। तो g का वर्ग c के बराबर, मतलब 4 बराबर 4, f का वर्ग भी c के बराबर 4 बराबर 4, 2 और -2 का वर्ग। तो ये स्पर्श करेगा किसे? x अक्ष को भी और y अक्ष को भी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ग हो जाना चाहिए कि दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। डन है क्या? चलो यार आगे बढ़े फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 7। एक वृत्त y अक्ष को 0,4 पर स्पर्श करता है तथा x अक्ष से 6 इकाई की जीवा काटता है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ओके, एक वृत्त है जो 0,4 पर y अक्ष को स्पर्श करता है, ऐसा। देखो इनमें से बहुत सारी चीजें हो सकती है कि आपके स्टेट बोर्ड की किताब में ना हो, है ना, लेकिन अरे यार मेरा वृत्त ठीक से नहीं बन रहा है, चलो ठीक है इतना मान लिया। और ये एक्स अक्ष है ऐसा, ये इसे 0,4 पर स्पर्श कर रहा है और एक्स अक्ष पर 6 इकाई की जीवा काट रहा है ए बी। तो आपको बताना है कि त्रिज्या कितनी है। अब इतना जो ज्ञान है वो हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, मतलब सीधी सीधी बात है कि मतलब इनके फॉर्मूले होते हैं, है ना, यहां पर भी फॉर्मूला है वहां पर भी फॉर्मूला है, लेकिन हम इसे अपने सामान्य ज्ञान से निकाल लेते हैं जो हमको पता है। क्या इतना चलेगा? तो देखिए अगर वृत्त के केंद्र के बारे में बात की जाए तो वो हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं केंद्र यहां पर है, अगर ए और बी का यहां से लंब डालोगे केंद्र से, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो ए बी को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ेगा? तो क्या ये टुकड़ा 3 इकाई हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। अब ये जो बिंदु है इसका y निर्देशांक 4 है, तो अगर ये दूरी 4 है तो ये दूरी भी 4 के बराबर ये यहां लंब होता है। तो इस त्रिभुज में ये 3 है, ये 4 है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये कितना होगा? 3 का वर्ग प्लस 4 के वर्ग का वर्गमूल। तो त्रिज्या जो है वो 5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ग। ठीक, वरना अगर आप चाहो तो मतलब यहां एक्स अक्ष और वाई मतलब ऐसे ही निकाला जा सकता है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर आपकी किताब में चीज़ें हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो ध्यान रख लो चीज़ों को, ऐसे सवाल आते हैं अमूमन। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो आपकी किताब में है वो नहीं हो। जैसे आपकी किताब में अगर वृत्त का समीकरण है तो हमने समीकरण पर ही बातें की है। ये जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कक्षा 10वीं वाले कॉन्सेप्ट हैं। अब आप 11वीं में हो तो 10वीं का सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुविकल्पीय सवाल हैं जो अपन कर रहे हैं कक्षा 10वीं के कॉन्सेप्ट से। आगे बढ़े,
बिंदु -2,0 तथा 4,0 से होकर जाने वाले तथा 5 त्रिज्या वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। अब देखना, मेरी बात सुनो। एक बिंदु से अनंत वृत्त निकल सकते हैं, है ना। कितने वृत्त? अनंत वृत्त, अलग अलग त्रिज्या वाले, एक बिंदु से, है ना। एक बिंदु से 5 इकाई की त्रिज्या, मान लो आपसे बोले कि 5 इकाई की त्रिज्या चाहिए, तो ऐसे भी अनंत वृत्त निकल सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं जिनकी त्रिज्या 5 इकाई की हो, है ना। दो बिंदुओं से मतलब ऐसे बहुत सारे पास पास में और भी निकाल सकते हो। दो बिंदुओं से भी अनंत वृत्त निकाले जा सकते हैं, है ना। दो बिंदुओं से अनंत वृत्त मतलब एक वृत्त तो ये हुआ जो दोनों का डायमीटर मान लो, एक ये है, दूसरा वृत्त ये है, तीसरा और ऐसा मान लो, तो दो बिंदुओं से भी अनंत वृत्त निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहे कि दो बिंदुओं से ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या 5 इकाई है, तो आप खूब से खूब ये दो बिंदु है ना वो स्थिर है, एक तो ऐसा बना सकते हो, दूसरा ऐसा बना सकते हो, इसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। अगर थोड़ा बड़ा घुमा के बनाओगे तो त्रिज्या बदल जाएगी, इधर बनाओगे तो त्रिज्या बदल जाएगी, थोड़ा कम करोगे तो त्रिज्या कम हो जाएगी। तो सिर्फ इस केस में अगर आपको 5 इकाई की त्रिज्या चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ दो ही वृत्त बनेंगे। तो ऐसा विकल्प नंबर ख में दिया है। एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 3 बिंदु है तो 3 बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त गुजर सकता है ना। हमने सरल रेखा के बारे में क्या पढ़ा था कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है और दो बिंदु से एक रेखा गुजरती है, बस। 3 बिंदु से एक वृत्त गुजरता है, 2 बिंदु से भी अनंत वृत्त है और 3 बिंदु से भी, एक बिंदु से भी अनंत वृत्त है। खैर, बात करें आगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 के बाद, अच्छा इसे अगर समझना हो, है ना, इसे अगर समझना हो तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। घर पे चूड़ियाँ होती है ना, या फिर कुछ भी ऐसी गोल आकृति होगी, 2 बिंदु फिक्स कर दीजिए, है ना, और ऐसा रखिए कि मतलब 2 कील गाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा रखने की कोशिश कीजिए कि 2 चूड़ी रख दो कि मान लो कि चूड़ी की त्रिज्या 5 इकाई है, 5 मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर जो आपको मानना है। तो उन दोनों बिंदुओं पर उन चूड़ियों को किस तरह जमा सकते हो कि उन दोनों बिंदुओं को चूड़ियाँ टच करनी चाहिए अंदर से, ठीक है, बस इतनी सी बात है। या कैसे भी टच करनी चाहिए, बस 2 ही ऐसे व्रत आएंगे या ऐसी 2 ही चूड़ियाँ आप जमा सकते हो। तो प्रश्न नंबर 8 का जवाब 2 होगा। उस व्रत का समीकरण जो x अक्ष को स्पर्श करता है जिसका केंद्र 1,2 है, सिर्फ और सिर्फ ज्यामिति है। आपको केंद्र पता है, त्रिज्या निकालनी है। व्रत का समीकरण अगर केंद्र और त्रिज्या पता हो तो हमारे हाथों में होता है। अगर केंद्र h, k है तो व्रत का समीकरण x माइनस एच का वर्ग y माइनस k का वर्ग बराबर r का वर्ग होता है। तो यहां जो कहानी अधूरी है उसमें कुछ नहीं है। देखो h और k तो आपको दिया है, r का वर्ग आपको चाहिए, त्रिज्या चाहिए कुल मिलाकर ऐसा, है ना, कि ये कितना होगा। तो अगर देखना x अक्ष को व्रत स्पर्श कर रहा है, ये बिंदु 1,2 है, और अगर बिंदु या व्रत x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो ये जो दूरी है वही त्रिज्या के बराबर है। और अगर कोई बिंदु a, b है, उसकी x अक्ष से दूरी b के बराबर होती है या b के मापांक के बराबर होती है, तो ये त्रिज्या 2 इकाई के बराबर है क्योंकि ये 2 है। इस बिंदु की आपसे कोई पूछे कि y अक्ष से दूरी कितनी है, तो बता देना यहां से यहां की दूरी 1 है, x निर्देशांक के बराबर। तो बस ये मिला x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 प्लस y का वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 2 का वर्ग 4। 4 से 4 कटा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस 2x प्लस माइनस 4y, ठीक है, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1, बाकी x का वर्ग और y का वर्ग समान है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर होना चाहिए। सही है। प्रश्न नंबर 9 भी समाप्त। यदि रेखाएं एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है।
अब इन दोनों वृत्तों को गौर से, इन दोनों रेखाओं को गौर से देखिए। क्या हमने पिछले अध्याय में समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है? समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर सदैव समान हो, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो सबसे पहले इस रेखा को तो अपन 3x + 4y + 4 लिखते हैं, इसे थोड़ा बदल कर लिख लेते हैं 3x - 4y - 7/2 = 0। ये L1 नाम की रेखा है और ये L2 नाम की रेखा है ना। तो अगर L1 और L2 किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ऐसा कौन सा वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा ये दोनों हो सकती है? तो ऐसा संभव तब है जब वृत्त जो हो वो स्पर्श रेखाओं के अंदर हो। ऐसा अगर कोई वृत्त बना दे जो इन दोनों स्पर्श रेखाओं को ऐसे टच कर रहा है, तभी संभव है। क्या ये बात ठीक है? अब ऐसा तब संभव है तो क्या आप कह सकते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है वो वृत्त का व्यास के बराबर होगी, है ना। ये दूरी व्यास के बराबर, और ये दूरी इन दोनों समांतर रेखाओं के बराबर भी है। तो क्या वृत्त का व्यास इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के बराबर है? बिल्कुल है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकाल लो। व्यास को त्रिज्या का 2 गुना लिख सकते हो। अगर ये त्रिज्या r है तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर 2r बराबर 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। C1 में से C2 घटा दो, मतलब 4 में से आपने घटाया -7/2, और आप x और y के जो गुणांक हैं उनका वर्ग करने के बाद, वर्गमूल निकालने के बाद भाग दे दो। 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो 2r बराबर 8 + 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 15/2, और यहां पर 5 ऑलरेडी स्वागत करने के लिए बैठे थे। तो 2r बराबर 15/10 या r बराबर 15/20, मतलब 3/4। विकल्प नंबर ख करेक्ट है। यू कैन नोट। डन। चलिए प्रश्न नंबर 10 समाप्त हुआ। करेंगे जवाब 11 के बारे में फटाफट। अगर इस वृत्त की त्रिज्या k हो तो जवाब क्या होगा, मुझे फटाफट बताइए। किस तरह से करेंगे? g निकालो, f निकालो, c निकालो, और पता है त्रिज्या जो होती है वो g का वर्ग + f का वर्ग - c का वर्गमूल होती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो देखो, अगर इस तरह का कोई वृत्त का समीकरण होता है x का वर्ग y का वर्ग 2gx 2fy + c, मतलब कहने का कि समीकरण में x का वर्ग हो, y का वर्ग हो, x वाला पद हो, y वाला पद हो और एक अचर पद हो। अब ये तीनों में से कुछ हो ना हो, ये दोनों तो रहने चाहिए अगर वृत्त है तो हमें g और f निकालने की आवश्यकता होती है, और उसमें से c को घटा के वर्गमूल लेने पर त्रिज्या आ जाती है। अब एक बात बताओ यार, 2g 18 के बराबर है तुलना करने पर, तो g का मान तो -9 आ जाएगा, और f जो है वो 2f 12 के बराबर है, तो f का मान तो 6। अचर पद c जो है वो k के बराबर, r का मान आपको 11 दिया है सवाल में। तो क्या आप लिख सकते हैं कि r जो होता है, मतलब 11 जो होता है वो g, मतलब -9 का वर्ग। अब 9 का वर्ग बोलो या -9 का वर्ग बोलो, -k भाई साहब। तो 9 का वर्ग 81 और 36, तो 11 का वर्ग तो मिलेगा 121, वर्ग करना पड़ेगा 81 + 36 -k। तो भाई लोगों 121 जो है वो 117 - k के बराबर है, तो यहां से k का मान -4 आया। विकल्प ग, तीसरा आंसर यहां सही होना चाहिए, है ना। सो लेट्स चेक, करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर ग सही है, और अपन आगे बढ़ते हैं। अब मतलब देखो 1 से 20 तक सवाल जो होते हैं ना, वहां मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद अपन थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ चुके होते हैं। एक बार फिर से, यदि परवलय का शीर्ष मूल बिंदु तथा नियता, अब ये वृत्त खत्म हो चुका, परवलय आ गया, तो अपन क्या करें, परवलय के सवाल हल करेंगे, वृत्त तो खत्म ही हो चुका है। यदि परवलय का शीर्ष, मतलब अब परवलय के सवाल है, थोड़े से हो सकता है वृत्त के बीच में आ जाए, मूल बिंदु तथा नियता x + 5 बराबर 0 है, तो उसका नाभिलंब क्या होगा। अब मैं आपको यहां पर फटाफट कुछ समीकरण बता देता हूं, फिर से रिवाइज करा देता हूं। एक परवलय है, ऐसा कुछ ऐसा समीकरण होता है परवलय का,
और ऐसी एक रेखा होती है जिसे नियता कहा जाता है, और ये होता है शीर्ष, है ना। ये बिंदु क्या होता है, ये होता है शीर्ष। और नियता से शीर्ष के बीच की जो दूरी है वो a होती है। कितनी, a। और यहां एक होता है नाभि जो होता है a,0 पर, है ना। तो यहां से यहां की दूरी भी a होती है। यह बिंदु होता है -a,0। इस तरह से नियता का समीकरण x + a = 0 होता है। इतना ठीक है। अब उस केस में एक ऐसी रेखा, इसे नाभि कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, नाभि मतलब फोकस। इस पर से गुजरने वाली, और इसे कहा जाता है अक्ष। तो अक्ष के लंबवत रेखा को अपन नाभि लंब कहते हैं। ये रेखा AB जो है वही हमारी नाभि लंब होती है। क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं? देख लो, मतलब ये ना आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर कि एक कुंडली नाम की चीज होती है, जिसपे हमें पता चलता है कि हम या हमारा जो भविष्य होने वाला है वो कैसा है और हम किस तरह के हैं। तो ये अगर आपने फोटो बना ले तो परवलय के बारे में सब कुछ आपको पता है। ये जो A और B नाम के बिंदु होते हैं, ये A, A,2A और ये A,-2A होता है। इस वजह से AB की जो दूरी होती है वो 4a होती है। कितनी होती है, 4a। और परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, बराबर 4ax। अब गौर से देखो, ये AB ही नाभि लंब है और A से B की दूरी 4a मतलब नाभि लंब के बराबर है। अगर परवलय का समीकरण ऐसा लिखा जाए तो जो x के आगे लिखा होता है वही नाभि लंब होता है। इतना ठीक है। देख लो, अब अगर a मिल जाए तो 4a निकालने में दिक्कत नहीं है। नियता दी है x + 5, तो इस नियता का जो समीकरण है वो x + 5 है। ये रहा x + 5 = 0। और मूल बिंदु जो है वो शीर्ष है, तो मूल बिंदु से नियता की दूरी जो होती है वो a होती है। तो x + 5 x अक्ष को कहां काटेगा, -5,0 से, और ये मूल बिंदु है। तो 0,0 की -5,0 से दूरी a के बराबर, तो a = 5। दूरी तो 5 है ना, तो AB = 20। फिनिश, कोई चिंता की बात नहीं है। इस तरह से प्रश्न नंबर 12 समाप्त होता हुआ। चलिए, उस परवलय का नाभि लंब जिसकी नियता ये है तथा नाभि ये है, वही सवाल, लगभग वही सवाल। देखो, अब आपको नाभि दिए ना, जैसे मान लो ये नियता है x + y - 2 = 0। इस पर एक लंब रेखा होगी जिस पर नाभि स्थित होती है 3,4। परवलय और उसके अक्ष, परवलय की नाभि और अक्ष में सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। नाभि और अक्ष नहीं, नियता और अक्ष। नियता को डायरेक्ट्रिक्स और अक्ष को एक्सिस कहा जाता है। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। खैर बात वो नहीं है, बात यह है कि अपन नाभि लंब कैसे निकालें। तो नाभि लंब आपको जो चाहिए वो 4a के बराबर होता है। अगर आपको a मिल जाए तो आपका काम हो जाए। फटाफट चीजों को रिवाइज करो यार। क्या रिवाइज करो कि ये अगर नियता है, डायरेक्ट्रिक्स है, और ये मूल या फोकस है जिसे आप V कहते हैं, शीर्ष है, और ये F है, तो ये दूरी a के बराबर और ये दूरी a के बराबर। तो क्या आप कह सकते हैं कि नाभि से नियता की दूरी 2a के बराबर होती है? बिल्कुल होती है। नाभि से नियता की दूरी, क्यों? क्योंकि भाई साहब नाभि से नियता से शीर्ष a और शीर्ष से नाभि a, ठीक है। तो ये मिला के 2a। नियता की दूरी 2a के बराबर होती है। अब अगर ये 2a के बराबर होती है तो a आपको पता नहीं है, पर क्या आप नाभि और नियता के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? नाभि मतलब f, वो 3,4 से x + y - 2 के बराबर। तो x + y - 2 के से 3,4 की दूरी कैसे निकालते हैं सर? जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दो, y की जगह 4 -2, और x और y का जो वर्ग है या x और y का जो गुणांक है वो यहां रख दो, बराबर 2a। 3 4 7, 7 में से 2 गए तो 5, तो 5/√2
बराबर 2a। आपको चाहिए 4a का मान, क्यों? क्योंकि नाभिलंब का मतलब होता है 4a। क्या हमने कैलकुलेशंस जो है वो सही किए? ओ हो, वेट 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 वेट, नाभि जो है वो 3 कॉमा -4 है, तो यहां पर आप 3 कॉमा -4 लिखेंगे, ना कि 4 लिखेंगे। और ऐसा करने से -4 और -2 मिलाकर -6, और उसमें से 3 गए तो 3 आ जाएंगे, मापांक लेने पर धनात्मक। 4a का मतलब 3√2 का डबल कर दो, क्योंकि वो 2a के बराबर है, तो ये मिलेगा 3√2। तो नाभिलंब का मतलब ऐसा कुछ। नाभिलंब देखो, सुनो सुनो सुनो, एक बात और बता देता हूं। नाभिलंब लंबाई होती है, क्या वो ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वैसे ही अपने पास क और ग विकल्प तो हट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ख, 3√2 आपका सही जवाब है। परवलय में, दीर्घवृत्त में और अति परवलय में आपको फोटो बना बना के चीजें ऑटोमेटिकली याद रखनी है। जब तक आप इनके ग्राफ या डायग्राम नहीं बनाएंगे, आपको बहुत सी चीजें याद नहीं होगी। प्रश्न नंबर 13 समाप्त। 14, परवलय y का वर्ग बराबर 36 पर स्थित वे बिंदु जिनकी कोटि भुज की 3 गुनी है। मतलब ऐसे सभी बिंदु जिनका जो y निर्देशांक है वो x निर्देशांक का 3 गुना है। ठीक है, तो कुछ मत करो, जो जो विकल्प हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 0,0 रखने पर मतलब इस परवलय पर ऐसे कितने बिंदु हैं जहां की कोटि भुज का 3 गुना है। मतलब y वाला जो निर्देशांक होना चाहिए वो x का 3 गुना होना चाहिए। आपने 0,0 रखा, संतुष्ट करता है। 4,12 रखा तो x की जगह 4 रखा, y की जगह 12 रखा, तो 12 का वर्ग बराबर 36 गुणा 4। तो भाई साहब 12 का वर्ग 144, 36 गुणा 4 भी 144, मतलब 4,12 इस पर स्थित होगा। 4,12 इन तीनों विकल्प में है। 0,0 भी पर भी ये बात सही होती है, इसीलिए अपना जो आंसर है वो कुछ ऐसा है, ऑप्शन नंबर क। 0,0 पर भी कोटि भुज की 3 गुनी है। अरे 0,0 पर तो कोटि भुज के बराबर भी है, भुज की 2 गुनी भी है, भुज की 3 गुनी भी है, भुज की 50 गुनी भी है ना। कोटि मतलब अगर ये कोटि और भुज में कोई दिक्कत होना तो मान लीजिए कि x1, y1 नाम का बिंदु है ना। कोटि का मतलब है, इसे कहा जाता है कोटि, y वाला जो बिंदु है, और इसे कहा जाता है भुज। ठीक, डन है, चलेगा। ऑर्डिनेट और एब्सिसा, चलो कोई बात नहीं। परवलय y का वर्ग बराबर 16x पर उस बिंदु जिसकी कोटि भुज की दुगनी है कि नाभीय दूरी कितनी है। तो नाभीय दूरी का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है भाई लोगों कि अगर कोई परवलय है ना, अब परवलय कहां है, क्यों है, ये बात अलग है। ऐसा कोई परवलय होगा, इस परवलय पर बहुत सारे बिंदु हैं, कितने, जितने हम देख सकते हैं, और इस परवलय की सिर्फ इकलौती एक नाभि है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, ए है, बी है, सी है। अब जैसे मान लीजिए ये ए नाम का बिंदु है, तो एफ से ए की जो दूरी होती है उसे नाभीय दूरी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में मतलब इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर इसका भुज जो या है वो x है तो नाभीय दूरी x1 + a होती है, सूत्र होता है। लेकिन अपन यहां ऐसा नहीं करेंगे, अपन a नाम का बिंदु निकालेंगे, f नाम का बिंदु निकालेंगे और ये दूरी निकाल लेंगे। नाभीय दूरी का मतलब यही है। अब आपको बोला है कि कोटि भुज की दुगनी है, तो मान लीजिए एक बिंदु जो है वो x1 y1 है। कोटि भुज की दुगनी होने का मतलब y जो है वो x के डबल है, ऐसा कुछ। अगर y x का डबल है तो इस परवलय को बड़े ध्यान से देखिए, y का वर्ग बराबर 16x, जिसका मतलब होगा 2x1 का वर्ग बराबर 16x1। आपने बिंदु को इसमें रख दिया तो आपको मिला 4x1 का वर्ग बराबर 16x1, जहां से x1 का मान या तो 0 है या x1 का मान 4 है। अपन इसके बारे में बात करेंगे। अगर x1 का मान 4 है तो y1 का मान आ जाना चाहिए 8। मतलब जो a नाम का बिंदु है उसका x निर्देशांक 4 है और y निर्देशांक 8 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं f नाम के बिंदु की। चूंकि हम जानते हैं कि परवलय के समीकरण y बराबर 4ax में
a,0 ही f होती है। धनात्मक होगा तो धनात्मक, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक। इसीलिए 16x के अंदर 4a का मतलब 16 है या a का मतलब 4 है। तो क्या ये 4,0 हो जाएगा? हो जाएगा। a,0 ना भी होती है। तो f से a की दूरी कैसे निकाली जाए? तो f से a की दूरी 4 में से 4 को घटाया और उसके बाद 8 में से 0 को घटाया, तो कुल मिलाकर यह हो चुका 8। तो आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ख होना चाहिए, जो कि सही है। सही है ऑप्शन नंबर ख, प्रश्न नंबर 15 का। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। परवलय के नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक कितने हैं? तो अगर आपके सामने कोई, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि अगर हमारे सामने कोई भी परवलय y का वर्ग बराबर 4ax है, कितना? y का वर्ग बराबर 4ax है, तो इसके नाभि लंब के जो सिरे होते हैं वो a, 2a और a, -2a होते हैं, है ना? देखा है अपन ने अभी थोड़ी देर पहले। तो अपन को बस a निकालना और कुछ नहीं करना। अगर ये परवलय है तो एक ऐसी रेखा, अगर ये नाभि है तो एक ऐसी रेखा जो नाभि पर लंब है और परवलय को a तथा b बिंदु पर काटती है। तो ये जो AB होता है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। ऐसा क्लियर है? तो फाइनली मैं यहां से लिख सकता हूं 5y का वर्ग, चूंकि मुझे दिया है बराबर 4x के बराबर, तो यहां से y का वर्ग बराबर 4/5x। ऐसा ठीक? अगर y का वर्ग बराबर 4/5x है, तो अगर मैं देखूं 4x बराबर 4/5 है, मैंने क्या देखा कि यहां पर जो 4a है वो 4/5 के बराबर दिया हुआ है, तो a का मान 1/5 होना चाहिए। तो नाभि लंब के जो सिरे आने चाहिए वो आएगा 1/5, 2/5, ठीक है, यह आएगा 1/5, -2/5। तो 1/5, 2/5, 1/5 -2/5 ऑप्शन नंबर ख में स्थित है। तो जवाब हो चुका। जैसा मैंने पढ़ाते समय भी कहा था कि परवलय की जो कुंडली है ना, उसे दिमाग में बिठा लो। अगर उसे आपने उस फोटो को दिमाग में बिठा लिया तो कौन सा बिंदु कहां है, किसे क्या बोलते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी फिर पूरी कहानी हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इस परवलय की नाभि कितनी है? तो सरल है। देखिए, अब परवलय दिया है x का वर्ग बराबर -16y। तो अगर इसकी तुलना की जाए x का वर्ग बराबर -4ay से, तो a का मान है 4। ऐसे परवलय में x का वर्ग बराबर -4y में x का वर्ग बराबर -4ay, ऐसा एक परवलय होता है जब माइनस चिन्ह लगा होता है आगे, तो ऐसा। और ये जो कहानी है, यहां पर नाभि होती है 0,a, तो आपकी जो नाभि हो जाएगी या 0,-a, क्योंकि a का मान 4 है, तो 0,-a y अक्ष पर या ऋणात्मक y अक्ष पर नाभि होगी। तो 0,-4 आपकी नाभि होनी चाहिए, बस। ऑप्शन नंबर 4। इस चीज को चाहो तो फिर से रिवाइज कर सकते हो। देखो, परवलय के समीकरण दो तरह से हो सकते हैं, है ना? परवलय के समीकरण हम मतलब दो तरह से मुख्य रूप से लिखे जा सकते हैं। पहला तो वो x के सापेक्ष सममित हो, दूसरा y के सापेक्ष सममित हो। तो अगर x के सापेक्ष सममित है तो समीकरण होता है y का वर्ग, मतलब 4ax और -4ax। ये दो जो समीकरण है वो y के सापेक्ष सममित होते हैं या x के सापेक्ष सममित होते हैं। मतलब ये समीकरण में आपको कहानी ऐसी होती है और ये समीकरण में कहानी ऐसी होती है। इसीलिए इन समीकरण में कहा जाता है कि जैसा x अक्ष के ऊपर है वैसा ही x अक्ष के नीचे है। दूसरा समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay हो सकता है या x का वर्ग बराबर -4ay हो सकता है। ऐसे समीकरण में जो परवलय होता है वो y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। अब इसे समझ लो, सममित मतलब सिमेट्रिकल। अब इसे रटने की कहानी कैसी कि परवलय के समीकरण में एक तो होगा वर्ग वाला और एक होगा जिसकी घात 1 होगी।
यहाँ y की घात 2 है, x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, y की घात 1 है। जिसकी घात 1 है उसके सापेक्ष सममित, x की घात 1, x की घात 1 x के सापेक्ष सममित, y की घात 1, y की घात 1, तो ये दोनों y के सापेक्ष सममित। ठीक, यहाँ ऋणात्मक तो इधर, यहाँ ऋणात्मक तो नीचे। इस तरह का सवाल आपको 17वां समाप्त होता हुआ, मुझे पता है ये चीज ना पहली बार में याद नहीं होती, इसलिए इसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। यदि किसी परवलय का शीर्ष 2,0 है और नियता y अक्ष हो, अब शीर्ष डिसाइड करो और नियता डिसाइड करो। शीर्ष है 2,0, तो इसकी नाभि कितनी है? देखो, एक तो होता है परवलय, है ना, परवलय के अंदर एक बिंदु होता है शीर्ष, ठीक, एक होता है नाभि और एक होती है नियता। ये नाभि, ये शीर्ष और ये नियता। नियता मतलब ऐसा कुछ, इसे मान सकते हैं अपन, ये -a,0 होता है, ये a,0 होता है और ये 0,0 होता है। ठीक, तो इसे देखो, मतलब सब ऑब्जर्वेशन है, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन है, बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके से। ये नियता, ये नाभि और ये शीर्ष। एक बात बताओ मुझे, क्या ये दूरी बराबर है? ये -a से 0 की दूरी a और a से 0 की दूरी भी a। तो कहने की बात ऐसी है कि -a से 0 की दूरी और a से 0 की दूरी बराबर है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अगर ये बिंदु मान लेते हैं a है, तो v जो है वो AF का मध्य बिंदु है। किसका? AF का मध्य बिंदु। कौन है? v। v जो है वो AF का मध्य बिंदु है। मतलब अगर मेरे पास VF में AF पता है तो मैं v निकाल सकता हूं, v पता है तो AF निकाल सकता हूं। अब आपको बोला कि नियता y अक्ष है। देख लो सवाल को, नियता y अक्ष है, y अक्ष मतलब ये वाली रेखा, यहां y अक्ष ये होता है ना, यहां पर y अक्ष ये होता है जो कि शीर्ष पर स्पर्श रेखा होती है। पर यहां पर नियता ये दी है तो परवलय थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा ऐसा। तो अगर नियता y अक्ष है तो ये वाला बिंदु जिसे आप a बिंदु कह रहे हैं वो 0,0 होना चाहिए। v जो है वो 2,0 होना चाहिए। अब आपको चाहिए f, पता नहीं कौन सा बिंदु होगा, x,0 मान लेते हैं या a,0 मान लेते हैं। अगर ये a,0 है तो क्या आप बोल सकते हैं कि a,0 और 0,0 का मध्य बिंदु 2,0 है। a,0 और 0,0 का मध्य बिंदु अगर 2,0 है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों का मध्य बिंदु अगर 2,0 है तो a का मान 4 होना चाहिए। तो जो नाभि होनी चाहिए वो 4,0 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ग। सारा ऑब्जर्वेशन है, बिना ऑब्जर्वेशन के यहां कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है। बाकी अब मतलब इसी में 10 तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। हमने परवलय के डिस्कशन के टाइम ये बातें की है, ऐसा ही दीर्घवृत्त में भी हमने डिस्कशन किया था। यदि परवलय y का वर्ग बराबर 4ax बिंदु -3,2 से गुजरता है तो इसके नाभि लंब की लंबाई कितनी है? अब नाभि लंब की लंबाई 4a होती है, हमको पता है नाभि लंब की लंबाई कितनी? 4a। अगर a मतलब 4a लिखने के पीछे लॉजिक थोड़ा सा ऐसा है कि 4a की जगह 4a का मापांक लिखा जाता है। हो सकता है भाई साहब a ऋणात्मक हो तो -4a हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए मापांक में लिख दिया। ये परवलय इस बिंदु से गुजर रहा है तो इस बिंदु को संतुष्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। 4a गुणा 2 है ना जी। एक अच्छा रुको रुको रुको, y की जगह 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग, x की जगह है -3, तो ये तो 4 बराबर -12a, तो a का मान -1/3। अगर a का मान -1/3 है तो 4a का मतलब जो कि नाभि लंब की लंबाई है 4/3 हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या मापांक में खत्म हो जाती है, -4/3 आएगा, मापांक में 4/3। मैं जो कहता हूं वो सही कहता हूं, सच के सिवा मतलब कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती है, ऐसा नहीं है, आदमी से गलतियां होती हैं और
x का वर्ग प्लस 8y बराबर 0 के नाभि लंब के सिरे हैं। चलो यार, तो ऐसा कुछ, इसके नाभि लंब कितने होंगे भाई साहब? तो आपका क्या कहना है, नाभि लंब यहां कैसे निकाले? यहां जो समीकरण है वो थोड़ा सा खतरनाक है, कुछ नहीं करना, देखो बस जो बेसिक फंडामेंटल है ना उनको याद रखो। अगर उनको याद है तो फिर कोई भी बिंदु आप निकाल सकते हो। सबसे पहले ये जो समीकरण है उसे ऐसा लिख सकते हैं, x का वर्ग बराबर -8y, और इसे लिख दिया x का वर्ग बराबर -4 गुणा 2 गुणा y। मतलब ये एक ऐसा परवलय है जो y अक्ष के या x अक्ष के नीचे बना है, y के सापेक्ष सममित है, क्योंकि x का वर्ग बराबर माइनस माइनस कुछ है। इसका जो शीर्ष बिंदु है वो -2,0 होगा, जो कि यहां होगा -4ay से तुलना करने पर। क्या ये बात ठीक है? या -2,0 नहीं, 0,-2, ठीक है। अब अगर 0,-2 होगा तो ऐसी रेखा जो नाभि से निकले और अक्ष के समांतर हो, यहां पर अक्ष कौन है? y अक्ष है, तो इससे इस पर लंब हो और ऐसी निकल जाए, यही नाभि लंब होती है। मतलब जो नाभि लंब होगी वो x अक्ष के समांतर होगी। क्या ये बात ठीक है? जो नाभि लंब होगी वो किसके समांतर होगी? x के समांतर होगी। ऐसा कुछ। अब अगर नाभि लंब x अक्ष के समांतर है तो इसके जो अंतिम बिंदु है ना, मतलब इस रेखा पर y का मान सदैव समान रहना चाहिए। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उस पर y का मान सदैव समान है। अगर उस पर y का मान सदैव समान है तो ये -2 और ये -2y का मान तो होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु परवलय पर भी स्थित है, तो अगर ये दोनों बिंदु परवलय पर स्थित है तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां पर ये दोनों बिंदु का x निकालने के लिए मैं y का मान -2 रख दूं? तो आपने y का मान -2 रख दिया, तो -4 या -8 गुणा -2, x का वर्ग हुआ 16। तो x का वर्ग एक बार 4 आया, एक बार -4 आया, तो यहां पर तो -4 होगा और यहां पर 4 होगा। तो 4, -2, -4, -2, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इतनी सी बात है बस। तो जब परवलय y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है तो उस केस में जो शीर्ष बिंदु होते हैं वो, मतलब जो नाभि लंब के बिंदु होते हैं वो -2a, a और 2a, a होते हैं। यहां a का मान -2 है, तो दोनों बिंदु आपके ऐसे आ गए। चलिए प्रश्न नंबर 20 समाप्त। प्रश्न नंबर 21 की शुरुआत करते हैं। परवलय के नाभि लंब के सिरे हैं, अपन ने अभी देखा। क्या देखा कि a, या y का मान सदैव, अगर परवलय y अक्ष के या परवलय का अक्ष y अक्ष पर है, अब a का मान धनात्मक ऋणात्मक पर ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो नाभि लंब के केस में यहां पर y वाले जो निर्देशांक है वो समान रहते हैं, x की जगह एक बार -2a और एक बार +2a आ जाता है। तो ऐसा समीकरण या ऐसा जवाब घ में दिया है, जो कि करेक्ट है। ये नाभि लंब होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 समाप्त। बात करेंगे 22 के बारे में। परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, अक्ष y अक्ष है तथा जो 6,-3 से जाता है। कुछ बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ऐसी है कि एक परवलय है जिसका शीर्ष जो है वो मूल बिंदु है, ठीक है, और अक्ष जो है वो y अक्ष है। अगर अक्ष y अक्ष है तो परवलय ऐसा बन सकता है, बन सकता है। इस केस में परवलय का समीकरण x का वर्ग बराबर 4ay लिखा जाएगा। यह भी ठीक है, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब ध्यान दो, आपको बोला है कि ये जो परवलय है वो 6,-3 से गुजर रहा है। तो अगर ये परवलय 6,-3 से गुजर रहा है तो जाहिर सी बात है ये नीचे की साइड होना चाहिए, लेकिन हमें इससे चिंता की बात नहीं है। जब 6,-3 यहां रखेंगे तो a का मान ऑटोमेटिक मिलेगा। हमें समीकरण निकालना है बस। मुझे मतलब
डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये परवलय वास्तव में ऐसा बनेगा, क्योंकि 6, -3 यहां कहीं स्थित है ना। डन है क्या? तो इस केस में परवलय x का वर्ग बराबर -4ay आएगा। अपन उसको छोड़ के x का मान और y का मान समीकरण में रखो, a ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो x का वर्ग मतलब 6 का वर्ग बराबर 4a -3। ठीक है, तो 36 बराबर -12a, तो a का मान -3। सो भाई साहब यहां रख दो, x का वर्ग बराबर -12y आपका जवाब होना चाहिए। अगर इसमें यहां माइनस लेते तो a का मान 3 आता। अगर आप समीकरण को x का वर्ग बराबर -4ay लिखते तो कैलकुलेशन में a का मान 3 आता, जवाब फिर से वही आता जो कि ऑप्शन नंबर ग में लिखा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ग जो है वो पूरी तरह से सत्य है, बिना किसी परेशानी के। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इस परवलय की नाभि तथा नियता क्या है? तो अच्छा, नियता का समीकरण पूछा है ना। तो क्या करेंगे, देखो देखो सिंपल सी बात है, x का वर्ग बराबर -8ay। कुछ मत करो, सब भूल जाओ। आप एक काम करो, x का वर्ग बराबर -8ay दिया है ना, इसमें 2a को बड़ा a मान लो, तो ये समीकरण x का वर्ग बराबर -4ay जैसा हो चुका, जैसा कि हम आंखों से देखना पसंद करते हैं। x का वर्ग बराबर 4ay, x का वर्ग बराबर -4ay, इस तरह से। इतना ठीक है? अब अगर इतना ठीक है तो आपने x का वर्ग बराबर -4ay रखा, तो इसका जो फोटो बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए। x का वर्ग बराबर -4ay का मतलब ऐसा। हाँ सही बात है। अगर ऐसा है तब मेरी बात सुनिए, इस केस में नाभि कितनी होती है सर? इस केस में नाभि होती है 0, -a। 0, -a, तो 0, -a का मतलब है, अब अगर नाभि निकालोगे तो वो तो मिली 0, -a, 0, -a। अब चूंकि a का मान आपने 2a रखा है तो ये -2a। -2a सिर्फ और सिर्फ ये विकल्प में दी है, बाकी ना तो यहां है, ना तो यहां है, ना तो यहां है। पर हम नियता भी निकाल लेते हैं। देखो, ये नाभि है, ये शीर्ष है, एक रेखा ऐसी जो इन दोनों से बराबर दूरी से निकले उसे नियता कहा जाता है ना। डायरेक्ट्रिक्स अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है, नियता, ता ता ता। सो इसका जो समीकरण होता है वो थोड़ा सिंपल होता है। अगर आपके पास यहां पर 0, a है तो जो समीकरण होगा वो होगा y बराबर या x बराबर, नहीं y बराबर, ये रेखा जो है वो, अब सीधे सीधी बात ऐसी है, ऐसा समझो कि ये 0, है, ये बिंदु अगर -a है तो ये 0, a होगा। रेखा x अक्ष के समांतर है। अगर रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण y बराबर कुछ कुछ होना चाहिए, y बराबर k। y बराबर k का मतलब है वो किसी न किसी एक बिंदु से गुजरे, जिसका y निर्देशांक पता चल जाए तो k निकल जाएगा। यहां पर पता है तो y बराबर a नियता होगी, और नियता को सीधा सीधा लिख सकते हैं y बराबर a, या फिर y बराबर 2a। सो y बराबर 2a, जो कि वैसे ही ऑप्शन नंबर क हमारा पहले ही आ चुका था आधा सवाल हल करने पर। सो क जो है वो करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 भी समाप्त। लेट्स टॉक अबाउट 24। उस परवलय का समीकरण जिसकी नाभि 3,0 तथा नियता x + 3 बराबर 0 है। ठीक है, नाभि जो है वो 3,0 है और नियता x + 3 बराबर 0 है। तो भाई लोगों इसमें तो कुछ नहीं करना, ये नियता है, x + 3 बराबर 0, ये नाभि है 3,0, ये यहां कहां कट करेगी x अक्ष को, -3,0, इन दोनों का मध्य बिंदु 0,0, मतलब जो शीर्ष है वो 0,0 है। यहां से यहां की दूरी a के बराबर होती है, तो a का मान 3 है, तो y का वर्ग बराबर 4ax, तो y का वर्ग बराबर 12x।
है ना, ये 3,0 एक्स अक्ष पर दिया था इसीलिए यहां लिया। अगर 0,3 होता तो वाई अक्ष पे जाता और परवलय फिर ऐसा बनता। ठीक, अभी जो है वो ऐसा बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 समाप्त। 25 परवलय की नाभीय जीवा के ध्रुवों का बिंदु पथ परवलय की क्या होती है? शीर्ष पर स्पर्शी, अक्ष, नाभि जीवा या नियता। तो सबसे पहले बात करते हैं परवलय की नाभीय जीवा के बारे में। परवलय की नाभीय जीवा मतलब क्या है? जैसे मान लो एक परवलय है, ऐसा कुछ। इस परवलय की एक रेखा ऐसी है जो मतलब ये परवलय है, इस पर एक रेखा ऐसी है जो दो बिंदुओं से गुजरती है और साथ में वो नाभि से भी गुजरती है। देखो, एक रेखा ऐसी है जो ऐसे ही गुजर गई, दो बिंदुओं को आपस में जोड़ दे। तो हम जैसा कि वृत्त में जानते हैं कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। तो यहां पर भी परवलय के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने वाली रेखा को हम जीवा कहेंगे। अब वृत्त में ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरे, उसको कहोगे केंद्र से गुजरने वाली जीवा, लेकिन उसका नाम आपने व्यास रख दिया है। ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरे वही व्यास है, सबसे बड़ी जीवा वो होती है। परवलय में ऐसी जीवा जो नाभि से गुजरे, यहां केंद्र नहीं होता, क्या होती है? नाभि होती है। तो परवलय में ऐसी जीवा जो नाभि से गुजर जाए उसे कहा जाता है नाभीय जीवा। हालांकि इसमें और भी कुछ कहानियां हैं, डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ है तो सुनना ध्यान से। ये है नाभीय जीवा ए और बी। क्या ये क्लियर है? देख लो फटाफट। तो इसके ध्रुवों का जो बिंदुपथ होता है वो होती है नियता। क्या होती है? नियता। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना, ठीक है, इतना ठीक है। चाहो तो इस प्रश्न को एक रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह परवलय किसके सापेक्ष सममित है? तो मैंने कहा था जिसकी घात 1 हो। यहाँ y की घात 2 है, x की घात 1 है, तो x के सापेक्ष सममित है, बात खत्म, सिंपल। चलिए, परवलय y का वर्ग बराबर 18x का वह बिंदु जिसके लिए कोटि भुज की 3 गुनी है। कोटि जो है वो भुज की 3 गुनी है, मतलब जो y1 होगा वो x का 3 गुना होगा। तो लिख दो यार, 3x1 का वर्ग बराबर 18x1, है ना, y की जगह 3x1 और x की जगह x1, तो ये मिलेगा 9x1 बराबर 18x1 या x1 बराबर 2। तो x का मान 2 है तो y1 का मान आ जाएगा 3। ओ 3 नहीं, उसका डबल, 3 का डबल 6। तो बेसिकली x का मान 2, y का मान 6, ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 27 का। चलिए, परवलय के नाभिलंब का समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 तथा शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण इतना है, तो नाभिलंब कितना है? अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। परवलय के नाभिलंब का समीकरण मतलब नाभिलंब भी एक रेखा ही होती है, तो उस रेखा का समीकरण आपको दिया है। कितना दिया है भाई लोगों? समीकरण दिया है ये वाला, ये नाभि है, इस पर लंब नाभिलंब है, ये दिया है x प्लस वाई बराबर 8। दूसरा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, इसे कहा जाता है शीर्ष पर स्पर्श रेखा, टेंजेंट एट वर्टेक्स अंग्रेजी में, ठीक है सर। ये x प्लस वाई बराबर 12 है, ठीक, कितनी? x प्लस वाई बराबर 12। सो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको चाहिए नाभिलंब मतलब ये वाली लंबाई, लेकिन चूंकि आप जानते हैं परवलय के समीकरण से कि शीर्ष से नाभि की दूरी a इकाई होती है। कितनी? a इकाई। तो अगर ये a इकाई है तो x प्लस वाई बराबर 12 और x प्लस वाई बराबर 8 के बीच की दूरी a इकाई, बस इतना ही जानना था हमें, ज्यादा नहीं जानना था। अगर इतना ही जानना था तो अब क्या बोल सकते हैं कि a जो दूरी होगी वो इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। अगर ये दूरी इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है तो इनके बीच की दूरी कैसे निकलती है?
दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र C1 में से C2 को घटा दो और A और B का जो वर्गमूल है या वर्ग करके वर्गमूल ले लो जोड़ के, तो 12 - 8 4 और 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि x और y के आगे जो गुणांक है वो 1 है, तो भाई साहब ये मिलेगा 4/√2, मतलब 2√2। ये है a का मान, किसका? a का। और ये जो लंबाई होती है नाभि लंब की वो तो 4a होती है, तो 4 × 2√2 मतलब 8√2। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। डन 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 मेरे हिसाब से। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए 28वां समाप्त, 29वां दीर्घवृत्त आ गया दिमाग में, अब परवलय भी गया, अच्छी बात है। यदि दीर्घवृत्त का नाभि लंब उसकी लघु अक्ष की लंबाई के आधे के बराबर हो तो उत्केंद्रता क्या है? देखो हमें पता है कि नाभि लंब की लंबाई किसी भी दीर्घवृत्त में 2b के बराबर लिखी जाती है, 2b का वर्ग बटा a। और लघु अक्ष जो होता है, लघु अक्ष की लंबाई होती है 2b, तो 2b/2। जब तक कि हमें ये ना पता हो कि a बड़ा है या b बड़ा है, अपन a को बड़ा मानते हैं। तो यहां से क्या आपको मिलेगा? 2b का वर्ग बटा a बराबर b, या फिर b/a बराबर 1/2। अब अगर हम उत्केंद्रता निकालने जाएं, उत्केंद्रता मतलब इसेंट्रिसिटी, एक छोटी सी बात आपको नोट करनी है कि किसी भी दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता 1 से बड़ी नहीं होती। कुछ इस चीज को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, और एक जगह आपको भयंकर तरीके से उलझा दिया जाता है, 1 - b/a का वर्ग। कितना? b/a का वर्ग। तो यहां से e का मान 1 - 1/2 का वर्ग, और ये मिलेगा e बराबर 1 - 1/4, मतलब 3/4 का वर्गमूल। और अगर मैं 3/4 का वर्गमूल निकालूंगा तो √3/2 आ जाना चाहिए। तो यहां पर e का मान ऑप्शन नंबर ग √3/2 आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात यहां नोट करने की है कि उत्केंद्रता दीर्घवृत्त में 0 और 1 के मध्य होती है, ना तो ये 0 होती है ना ये 1 होती है, तो और 1 से बड़ी हो नहीं सकती, इसलिए ये ऑप्शन तो कभी गलती से भी टिक मत लगाना। 1 से बड़ी उत्केंद्रता अति परवलय में होती है, एक उत्केंद्रता परवलय की होती है। इसीलिए परवलय के सवाल में आपसे कहीं पर भी उत्केंद्रता नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि एक परवलय की उत्केंद्रता सदैव एक ही होती है। अगर आपके किसी स्कूल में परीक्षा में सवाल आ जाए कि परवलय की उत्केंद्रता, तो 1 होगी बिना किसी कैलकुलेशन के। दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नियताओं के बीच की दूरी नाभियों के बीच की दूरी की 3 गुनी हो। नियताओं के बीच की दूरी, अगर अपन दीर्घवृत्त के बारे में बात करते हैं तो दीर्घवृत्त कुछ ऐसा होता है, ठीक है, गोले जैसा होता है पर गोल नहीं होता है ना। और अगर अपन इसकी नाभियों के बीच की दूरी की बात करें तो ये नाभि F1 है और ये नाभि F2 है। डिस्कशन अपन कक्षाओं में इनके बारे में कर चुके हैं, और ये दोनों नियता है। तो यहां पर नियता का समीकरण होता है x बराबर -a/e, और यहां पर होता है x बराबर a/e। और नाभियां जो होती है इन दोनों के बीच की दूरी होती है 2ae, क्योंकि ये ae, 0 होता है और ये -ae, 0 होता है। और अगर आप इस दूरी को निकालेंगे दोनों नाभियों या नियताओं के बीच की दूरी, तो ये 2/e है और कुछ नहीं है। अब आपसे बोला है कि नाभियों के बीच की दूरी मतलब 2ae नियताओं के दूरी का 3 गुना है, ऐसा है ना? ठीक है, तो 2a से 2a कटा, 1/e बराबर 3e, या e का वर्ग बराबर 1/3। यहां से e का मान ±1/√3 आएगा। e का मान प्लस भी आ सकता है, बिल्कुल, मतलब कैलकुलेशन में तो ऐसे ही है। e का मान माइनस भी आ सकता है, बिल्कुल सही है ना। तो अगर यहां -1/√3 होता और +1/√3 होता तो हम क्या जवाब लगाते? यहां तो चलो 1/√3 है तो अपन ने ग वाला जवाब लगा दिया, ठीक, करेक्ट है। अब सुनो मेरी बात, उत्केंद्रता 2 दूरियों का अनुपात होती है,
और दूरियां सदैव धनात्मक होती है, इसीलिए उत्केंद्रता भी यहां पर धनात्मक ही होगी। ये वाला केस कभी भी नहीं आएगा, भले ऑप्शन में दिया हो, भले दिया हो ऑप्शन में, लेकिन ये वाला केस आपको नहीं लेना है, ठीक है। उत्केंद्रता सदैव एक धनात्मक क्वांटिटी है हमारे लिए कक्षा 11वीं में, मतलब 0 भी हो सकती है, लेकिन आपके काम का नहीं है वो केस। उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है, जो बिंदुओं -3,1 और 2,2 से गुजरता है, तो ऐसा दीर्घवृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है ना, उसका समीकरण होता है x/a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। x/a प्लस y/b बराबर 1 एक सरल रेखा होती है। यहां x और y का वर्ग है, इसलिए दीर्घवृत्त है। सरल रेखा का अंतःखंड रूप होता है ना, x/a का वर्ग y/b का वर्ग। खैर, ये -3,1 से गुजर रहा है, तो अपन ने कहा कि चूंकि ये -3,1 से गुजर रहा है, x की जगह -3 और y की जगह 1 रख दो, तो यहां से मिलेगा 9/a का वर्ग प्लस 1/b का वर्ग बराबर 1। दूसरा 2, -2 से गुजरता है, तो अगर इसे रख दोगे तो 4/a का वर्ग प्लस 4/b का वर्ग बराबर 1। फिर से आपको क्या निकालना है, समीकरण निकालने के लिए a और b का वर्ग निकालना है बस, या 1/a का वर्ग और 1/b का वर्ग निकाल लो। एक काम करो, इस समीकरण में 4 का गुणा कर दो, तो यहां पर मिलेगा 9 चौक 36/a का वर्ग प्लस, है ना, यहां पर मिलेगा 4b का वर्ग या 4/b का वर्ग बराबर 4। इसमें से इसे घटाओगे तो 36 में से 4 गया तो 32/a का वर्ग बराबर 3, या फिर 1/a के वर्ग का मतलब 3/32 है। सीधी सीधी बात तो यह है, 1/a का वर्ग का मतलब 3/32 है, तो इस समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। 4 गुणा 3/32 प्लस 4/b का वर्ग बराबर 1, ठीक है, तो यह हुआ 12/32। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4/b का वर्ग बराबर 1 - 12/32, या फिर 4/b का वर्ग बराबर 20/32। तो फाइनली आई कैन राइट 1/b वर्ग इज इक्वल टू 5/32। तो यार आपके पास 1/b का वर्ग और 1/a का वर्ग है, यहां सीधी सीधी रख दो, जवाब आ जाएगा, है ना। 3 मतलब 1/a के वर्ग की जगह 3/32, तो 3/32 x का वर्ग 5/32 y का वर्ग बराबर 1, तो 3x का वर्ग 5y का वर्ग बराबर 1, और ये 1 नहीं 32, सॉरी, क्योंकि 32 लघुत्तम लेने के बाद उधर चला जाएगा, तो इट शुड बी 32। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखो कंफ्यूजन है, ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, जल्दबाजी में हो सकता है क वाला जवाब लगा दो। सो ख वाला विकल्प यहां सही है। 31वें प्रश्न का बात करेंगे 32वें प्रश्न के बारे में। यदि किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 5/8 है तथा नाभियों के बीच की दूरी 10 हो, तो उसका नाभि लंब कितना होगा। देखो, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 5/8 दी है और दोनों नाभियों के बीच की दूरी 2e होती है, जो कि 10 है। आपसे नाभि लंब पूछा है, मतलब b का वर्ग बटा a का डबल। कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए हमें कोई स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता नहीं है, हमें बस b निकालना है। a तो यहां से निकलाया पड़ा हुआ है, कहां से निकला है, देखो ये पता है a से, तो इसे लिख सकते हैं a 2 गुणा 5/8 गुणा a बराबर 10, तो 5 और 2 से कटा 10, तो a का मान आया अपने पास 8। अब अगर a का मान 8 है तो सुनो, अगर a का मान 8 है तो आपने फिर से नाभि लंब या फिर से उत्केंद्रता का सूत्र लगाया कि सर उत्केंद्रता जो इसेंट्रिसिटी है वो 1/b का वर्ग और a का वर्ग होती है। e मतलब 5/8, तो 5/8 का वर्ग, दोनों साइड वर्ग कर दो। 1 माइनस b का वर्ग तो नहीं पता, a के वर्ग के बारे में बोल सकता हूं कि ये 8 का वर्ग है। बात तो सही है।
अगर बात सही है तो 5 का वर्ग जो भी है, यहां से लघुत्तम लेने के बाद 25/64 और ये 64 माइनस बी का वर्ग बटा 64। तो भाई साहब आपको मिला कि 25 बराबर 64 माइनस बी का वर्ग है, तो बी का जो वर्ग है 64 माइनस 25 आएगा। तो ये तो गया 9, ठीक है, 14 में से 5 गया, 5 में से 2 गए तो 3, तो 39। तो जवाब मिलेगा 2b का वर्ग बटा a बराबर 2 इंटू 39/8, सो 39/4 ऑप्शन नंबर का करेक्ट। 32वें प्रश्न का भी यहां पर जवाब खत्म होता हुआ। बात करें 33वें के बारे में। यदि दीर्घवृत्त की नाभियां तथा शीर्ष क्रमशः इतने इतने हो तो उसका लघु अक्ष किसके बराबर है? अब दीर्घवृत्त की नाभियां जो है वो प्लस माइनस ऐसे दी हुई है। आपको पता है दोनों नाभियां ऐसी होती है, जैसे ये केंद्र बिंदु है, ये नाभि F1 है, ये F2 है, और दीर्घवृत्त जो है अपना ऐसा बना हुआ है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। फोटो ऐसा ही बनेगा रफ में, चिंता की बात नहीं है। ये -1,0 और ये 1,0 है। चलो आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा फोटो बना देते हैं, दिखे थोड़ा अच्छा सा, तो ऐसा कुछ। ठीक है, और इसका जो शीर्ष है, शीर्ष मतलब ये वाले बिंदु 2,0 और -2,0, तो आपको लघु अक्ष निकालना है। लघु अक्ष होता है 2b के बराबर, मतलब ये जो लंबाई है वो कितनी है। अब 1 बाय 1 अपन कुछ गणित गुणा लगा लेते हैं। गणित गुणा क्या लगाएंगे? देखो सर, मुझे पता है कि दोनों नाभियों के बीच की दूरी 2AE होती है। हाँ जी, 2AE दोनों नाभियों के बीच की दूरी है, जो कि -1 और 1 के बीच की दूरी है 2 के बराबर। पहला टास्क। दूसरा, यहां से लेकर यहां की दूरी ये दीर्घ अक्ष होती है। दीर्घ अक्ष मतलब 2a जो कि 4 के बराबर है, यहां से यहां, तो a का मान 2। अगर a का मान यहां 2 रखोगे तो e बराबर 1/2। e बराबर 1/2। देखिए दीर्घवृत्त में आपको 3 तरह की चीजें मिलेगी, a, e और b। परवलय में सिर्फ a इकलौता काफी व्यक्ति था जो सब कुछ दे देता था। यहाँ a, e और b मतलब बेसिकली a और b है। e जो है उन दोनों की मदद से ही बना है। वृत्त में 3 चीजें थी, h, k और r, मतलब एक बिंदु और त्रिज्या। यहां पर e का सूत्र कितना होता है? 1 माइनस b/a, इसका वर्ग लेकर वर्गमूल। तो दोनों साइड वर्ग करोगे, e का मान 1/2 रखा तो 1/2 का वर्ग बराबर 1 माइनस b के बारे में पता नहीं, लेकिन a का वर्ग 4। ठीक ठीक, 1/4 बराबर 1 माइनस b का वर्ग बटा 4। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 बराबर 4 माइनस b का वर्ग, ठीक है, या b का वर्ग बराबर 3, b बराबर √3। प्लस माइनस वाली कहानी छोड़ दो, हमें धनात्मक मान चाहिए, तो 2b बराबर 2√3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। परवलय का 33वां सवाल या इस शंकु परिच्छेद का 33वां सवाल भी अपन खत्म कर चुके हैं। इस दीर्घवृत्त की नियताओं का समीकरण कितना है? नियताओं का जो समीकरण होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि x धनात्मक या लघु अक्ष या दीर्घ अक्ष कौन सा है। तो सबसे पहले इस समीकरण को मानक समीकरण जैसा कि हम लोगों ने देखा है उसमें बदल सकते हैं। देखना क्या है, आपने पूरे समीकरण को 4 से भाग दिया तो x/25 यहां पर, और यहां पर y/16 आ जाएगा। y का वर्ग बटा 16 बराबर 1। ऐसा कुछ। तो यहां x के नीचे की संख्या बड़ी है, y के नीचे की संख्या छोटी है, इसीलिए दीर्घ अक्ष जो है वो x अक्ष होगा। और अगर दीर्घ अक्ष x अक्ष होता है तो नियताओं का जो समीकरण होता है, ये नियताएं होती है, इन दोनों का समीकरण x बराबर -a/e और x बराबर ae होता है। दोनों को कंबाइनली लिख के हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस या -a/e।
ए के बारे में जानकारी आपको है, ए बराबर यहां पर 5 है, बी बराबर 4 है, तो क्या हम ई निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमें ई चाहिए बस। ई क्या होता है? 1 माइनस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग। तो ई बराबर 1 माइनस बी का वर्ग मतलब 16, ए का वर्ग मतलब 25। 25 में से 16 गए तो 9, 9 का वर्ग 3 और 25 का वर्ग या 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5। तो जो समीकरण है x बराबर प्लस माइनस a मतलब 5, 3/5, तो x बराबर प्लस माइनस 25/3। तो यहां से 3x बराबर प्लस माइनस 25, और ऐसा किसी भी विकल्प में नहीं दिख रहा है। विकल्प नंबर क में 2x बराबर है और विकल्प नंबर घ में 3x तो है, लेकिन प्लस माइनस 10 के बराबर है। तो ख विकल्प तो वैसे भी पार्टिसिपेट इसमें कर ही नहीं रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर है। और ये लगाने के पहले एक बार और अपना कैलकुलेशन जरूर वेरीफाई कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, आंसर हमारा जो ऑप्शन होते हैं वो नहीं आते हैं, तो हम इनमें से कोई नहीं लगाते और नंबर कट जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 35। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 2/3 है, नाभिलंब जो है वो 5 है और केंद्र 0,0 है। तो समीकरण पूछा हुआ है। ऐसा कुछ, तो यार सीधी सीधी बात है, अगर यहां पर E बराबर 2/3 है और 2b का वर्ग बटा a बराबर 5 है, मतलब जो नाभि लंब है वो 5 के बराबर है, तब समीकरण क्या होगा? मतलब a और b हमें निकालना और कुछ नहीं करना। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं b का वर्ग बराबर 5/2a है? इससे नाभि लंब का मतलब 2b का वर्ग बटा a और E बराबर 2/3 है, ऐसा कुछ है। तो क्या मैं यहां से E का समीकरण लिखूं 1 माइनस बी का वर्ग बटा a का वर्ग, ऐसा कुछ? अब ये तो 2/3 है, 2/3 का वर्ग करोगे तो 4/9 बराबर 1 माइनस बी का वर्ग बटा a का वर्ग। अब यहां लघुत्तम लेकर आपको a और b निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो b का वर्ग मतलब 5a/2, तो 4/9 बराबर, या थोड़ा सा इसे ऐसे लिख देना, b का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1 माइनस 4/9, ठीक है। या फिर b के वर्ग की जगह 5/2a बटा a का वर्ग बराबर 5/9। तो ये देखो 5/2 a से a कटा बराबर 5/9, तो a का मतलब 9/2। a का मान कितना? 9/2। b का मान कितना? अच्छा, b का मान सीधा सीधा आ जाएगा, b का वर्ग बराबर 5/2a, मतलब 5/2 और ये 9/2, मतलब b का जो वर्ग है वो 45/4 आया। a का जो वर्ग है, a का वर्ग 9/4 आ जाएगा, 9 का वर्ग बटा 2 का वर्ग, तो x बटा a का वर्ग मतलब x का वर्ग बटा 81/4, y का वर्ग और यहां 45/4 बराबर 1। सो फाइनली क्या ये 4x का वर्ग बटा 81 और ये 4y का वर्ग बटा 45 होना चाहिए बराबर 1। विकल्प नंबर सेकंड करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 35 MCQ पार्ट 1 हमने समाप्त किया है। अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इन्हें मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखें तो और अच्छी बात होगी। लिखिए www.magnetbrains.com। वहाँ पर आप जाते ही जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कक्षा 11वीं या CBSE हिंदी माध्यम में कक्षा 11वीं सिलेक्ट करेंगे तो आपको गणित विषय की NCERT करके ऐसा कुछ दिखेगा। हम NCERT पढ़ेंगे तो NCERT, उसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम बात करेंगे, मतलब जैसे उस पर क्लिक किया आपने तो जो जो कराया जा रहा है वो सभी आपको मिलेगा। ये उदाहरण है, यहाँ MCQ का आपको वहाँ पर फोल्डर मिल जाएगा।
उसमें नीचे जाते ही आपको सारे चैप्टर्स के नाम मिलेंगे। जिन जिन चैप्टर्स को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस चैप्टर से आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो बस इतनी सी बात है। बाकी आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आप सभी विद्यार्थियों को पूरी कक्षा बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको पढ़ते रहना है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो और चैनल को ज़रूर शेयर कर देना। आप सभी से मिलते हैं अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।